नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस यूपी डीएलएड हिंदी की क्लास में। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आज मैं शुरू कर रही हूँ हिंदी शिक्षण में बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। तो आप लोग इसके लिए तैयार होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपने हर प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा चैटिंग बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में इतना कराऊंगी, इतने क्वेश्चन कराऊंगे कि एक भी आप सारी क्लास अगर ईमानदारी से देख लेंगे आप, तो शायद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और जो कि बाहर से नहीं पूछा जाएगा, आपके सारे प्रश्न का उत्तर इसी में से मिलेगा जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए देर किस बात की, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को, सेशन को। तो बच्चों पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। बच्चों इस चारों विकल्प में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान बच्चों कंठ है। त का, व का, झ का या ब का, किसका उच्चारण स्थान कंठ है। इसमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। बच्चों ग, ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, कंठ है। ता का उच्चारण स्थान क्या बच्चों, ता का, तो ये क्या है, दंत है। अब पूछ रहा है क्या, कंठ है, इसका दंत है। ता का उच्चारण स्थान दंत है। और झ का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों, तो तालु होता है, तालु, तालव्य झा, तालव्य में आता है तालु, तालु है। ब का उच्चारण स्थान क्या बच्चों, ब का, तो ओष्ठ है बच्चों, ओष्ठ है, ओष्ठ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, विकल्प बा है, बा है, यानी गा क्या है, कंठ, उच्चारण स्थान है गा का। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। उच्चारण में उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक या अर्धमात्रिक। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते बच्चों, तो अर्धमात्रिक में आते। किस में आते हैं, अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक, यानी ये पूरा व्यंजन जो है पूरा अपने में पूर्ण वर्ण नहीं होता है, स्वर का सहारा लेके होता है। यानी आधी मात्रा स्वर की लग के तभी वो पूर्ण वर्ण बनता है। तो क्या होता है, अर्धमात्रिक होता है, अर्धमात्रिक कहलाता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आता है, तो अर्धमात्रिक। उच्चारण में जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके लिए हमको समय और मुंह की दशा सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बच्चों अर्धमात्रिक व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से अविकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से बच्चों अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें से संज्ञा अविकारी शब्द होता है, या विशेषण अविकारी शब्द होता है, या क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होता है, या सर्वनाम अविकारी होता है। बच्चों अविकारी शब्द कौन सा कहलाता है, अविकारी शब्द पूछा जा रहा है, आप लोग बताइए अविकारी शब्द इसमें से कौन कहलाता है। अविकारी शब्द की बात हो रही है।
सभी लोग इसका आंसर करें। अविकारी शब्द कौन कहलाता है बच्चों? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होता है। क्रिया विशेषण जो है अविकारी शब्द कहलाता है, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है बच्चों। इन चारों में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है बच्चों? मस्तिष्क या मस्तिष्क या मस्तिष्क या मस्तिष्क तस्क होगा। कौन सा इसमें शुद्ध है बच्चों? मस्तिष्क के हिसाब से कौन सा शब्द शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से? तो बच्चों मस्तिष्क, मस्तिष्क शब्द जो है शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से मस्तिष्क शब्द यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें से शुद्ध वर्तनी इसी की है। मस्तिष्क शब्द में इसी की वर्तनी शुद्ध है। इसका ध्यान दीजिएगा शब्दों को, ताकि आप इसमें गलतियां ना करें, इसलिए समझ के इसको पहचान लीजिएगा। मस्तिष्क शब्द में किन शब्दों का, किन वर्णों का प्रयोग होता है। तो बी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में है कि हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन है? हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाला इसमें से कौन वर्ण है बच्चों? कौन वर्ण है? अंग और आहा है, या ड और ढा है, या और वाह है, या री और स्रा है। बच्चों अर्ध स्वर के अंतर्गत कौन सा वर्ण इसमें से आएगा? अर्ध स्वर के अंतर्गत तो बच्चों अर्ध स्वर के अंतर्गत या और वाह आएगा। क्या आएगा? या और वाह आएगा। अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाला वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर होगा बच्चों। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाला इनमें से कौन सा वर्ण है? तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाला जो वर्ण है वह है या और वाह है। या और वाह है, उसी या रा लावा पूरा आता है, लेकिन या और वाह है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न। इस प्रश्न में क्या है कि निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? इनमें से बच्चों कौन महाप्राण नहीं है? ये घा होना चाहिए बच्चों, इसको मैं महाप्राण इनमें से कौन नहीं है? महाप्राण पूछा जा रहा है। क है, भ है, ठ है, या फ है। इनमें से कौन सा महाप्राण है बच्चों? तो क जो है अल्प प्राण में आता है, यानी महाप्राण नहीं है, यानी विकल्प अ इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों ये अल्प प्राण में आता है। अल्प प्राण में आता है, अल्प प्राण में आता है क ख ग घ। और घ, फ, फ ये तीनों बच्चों महाप्राण है। घ, फ, फ तीनों क्या है? महाप्राण है। महाप्राण है, महाप्राण में है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि कृष शब्द का विलोम क्या होगा? कृष का विलोम क्या होता है? दृढ़ होगा, कठोर होगा, स्थूल होगा, या मजबूत होगा। तो कृष शब्द का विलोम क्या होता है बच्चों? तो कृष शब्द का विलोम होता है स्थूल। स्थूल होता है। कृष शब्द का विलोम शब्द स्थूल होता है। अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। इनमें से बच्चों कौन भाषाई कौशल नहीं है? इनमें से कौन भाषाई कौशल नहीं है? लेखन, या गद्य, या पठन, या वाचन। इनमें से भाषाई कौशल कौन सा नहीं है? बच्चों लेखन जो है भाषाई कौशल होता है, पठन भी भाषाई कौशल होता है, और वाचन भी भाषाई कौशल होता है। वाचन भी भाषाई कौशल होता है, लेकिन गद्य क्या होता है बच्चों? गद्य भाषाई कौशल नहीं होता, इसलिए विकल्प बी इज द राइट आंसर होगा बच्चों। क्या पूछ रहा है इसमें? भाषाई कौशल कौन नहीं है?
तो गद्य बच्चों क्या है, भाषाई कौशल नहीं है। बी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों हैं, अ, स और द तीनों हैं। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि ज्ञा ज्ञा वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है। तो मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों, पूरी थ्योरी पढ़ाई है, मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, इस बात को ध्यान रखिए, PYQ है ये। तो ज्ञा वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है, ज और या से, या ज प्लस या से, या ज प्लस या से, या ज प्लस न्या से। तो किन वर्णों के योग से बच्चों ज्ञा वर्ड बना है। बच्चों ज और या, ज और या जिसमें हलंत लगा है, आधा ज और या पूरा मिलाकर तब बनेगा ज्ञा। तो ज्ञा वर्ड बच्चों ज, आधा ज और प्लस ज्ञा या मिलाकर क्या बनेगा, ज्ञा बनेगा, ज्ञा। तो बच्चों विकल्प बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि और बाकी अशुद्ध है, शुद्ध यही है जिसको मिलाकर जिस वर्ड को मिलाकर ज्ञा बनता है। तो विकल्प बी इज द राइट आंसर होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाला इनमें से कौन सा शब्द है, अयुतम या अभ्युदय या अत्यधिक या अन्वय। इनमें से अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है बच्चों, अत्युत्तम। बच्चों इसमें अगर हम देखें तो अभ्युदय भी अपनी जगह पर सही है, अत्यधिक भी शब्द सही है, अन्वय शब्द भी सही है। अयुतम अत्युत्तम बच्चों, अत्युत्तम ये शब्द क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, ये अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है। इसलिए विकल्प ए इज द राइट आंसर। क्या पूछ रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बच्चों अत्युत्तम है, इसका अशुद्ध क्या होता है, अयुतम होगा, अयुतम, अयुतम होगा बच्चों, शुद्ध इसका है, ए अशुद्ध है, इसलिए विकल्प ए इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है कि जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण कौन सा है बच्चों, जल शब्द में समाहित स्वर वर्ण कौन सा है। जल अगर हम उच्चारित करते हैं तो जल शब्द को जब हम उच्चारित करेंगे तो पूरा अगर जैसे जल 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 ल, तो उच्चारित करते समय ला के बाद आ रहा है ना, तो कौन सा आएगा, बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है, या ऊ आ रहा है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है। तो जल शब्द उच्चारित करते समय बच्चों इसमें से कौन सा स्वर वर्ण आ रहा है, तो छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है बच्चों। जैसे ज पूरा कब बनेगा, जब हम आ को करेंगे तब ये बनेगा, अल्लाह ला प्लस आ, तब जाके क्या बनेगा, जल शब्द बनेगा, जल बनेगा। तो जब तक स्वर का सहारा लेकर सब सारे व्यंजन बनते हैं, स्वर के सहारे से ही पूरा वर्ड बनता है। तो बच्चों ये क्या हुआ, अ आया न ला के बाद, देखिए यही इसी का प्रयोग हो रहा है, इसमें ही समाहित है, यही स्वर वर्ड इसमें समाहित है। तो यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कलम पकड़ने की सही विधि पूछी जा रही है। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाकर बताया है, पूरा थ्योरी अच्छे से बताया बच्चों, हर टॉपिक की पूरा थ्योरी मैंने खत्म किया है, वहां से क्लास जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो कलम पकड़ने की सही विधि में से क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दीजिए, मैं वेट कर रही हूं। कलम पकड़ने की सही विधि पूछी जा रही है, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना सही विधि है, या पहली उंगली और अंगूठे के सहारे कलम पकड़ना सही विधि है, या पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना सही विधि है, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सी कलम पकड़ने की सही विधि है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए, सभी विद्यार्थी अपने आंसर दें। कलम पकड़ने से इसमें से कौन सी सही विधि दी जा रही है, चारों विकल्प में से कौन सी सही विधि है कलम पकड़ने की। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें दे रहा है कि पहली और दूसरी उंगली के बीच, पहली और उंगली अंगूठा की अंगूठा, चारों उंगली जो होती है अंगूठे के बाद
तो इसमें से पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रख कर अंगूठे से पकड़ना ही कलम पकड़ने की सही विधि होती है, जो कि राइट है। बिल्कुल सही बात है, यही नियम बिल्कुल राइट होता है बच्चों। इसलिए विकल्प सी इज द राइट आंसर है। कलम पकड़ने की सही विधि यही व्याख्यायित कर रहा है, सी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि हिंदी भाषा की लिपि है, किस तरह की लिपि है बच्चों? हिंदी भाषा की लिपि किस तरह की है? खरोष्टी लिपि है, या देवनागरी लिपि है, या नागरी लिपि है, या दक्षिणी लिपि है? हिंदी भाषा की में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग हुआ है बच्चों? हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है हिंदी भाषा में। देवनागरी लिपि इज द राइट आंसर होगा बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या पूछी जा रही है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? फटाफट आंसर दीजिए। और वह कौन कौन है? आप लोग लिखकर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए कि कौन कौन से हैं, स्वरों की संख्या कितनी है और कौन कौन से है वो। 8 है, 11 है, 12 है, या 14 है? तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती विद्यार्थियों? 11 होती। सभी विद्यार्थी आंसर दे। 11 होती। कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? अब मैं लिख कर दे रही हूँ। आ ई उ ऊ री री ए ऐ ओ और आओ। बच्चों क्या है? ये है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11। अब देख लीजिए कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों इस स्वरों की संख्या है हिंदी भाषा में। 11 हो गई ने। तो आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। और कौन कौन से हैं वो स्वर, तो ये आपके सामने है। तो इसलिए विकल्प बी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या क्या है? कितने व्यंजन होते हैं स्वर को छोड़कर? व्यंजनों की संख्या क्या है? 33 है, 41 है, 40 है, या 36 है? तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या बच्चों कितनी होती है? 33 होती है। 33, 33, 33 इज द राइट आंसर बच्चों। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है कितने भागों में? हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, या 2 भागों में? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। बहुत अच्छे से मैंने बताया है। थ्योरी जाके वहां से जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। जब तक थ्योरी पढ़ के पूरी बुक मैंने पढ़ाई है फर्स्ट सेमेस्टर वालों, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी थ्योरी मैंने हिंदी की पढ़ाई है। वहां से हर टॉपिक जाके पढ़ के तब जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी दे पाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है 2 भागों में। 2 भागों में। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न बच्चों ये हा नहीं है, डा है। डा है। ड तथा ढा वर्ण है, किस तरह का है बच्चों? डा तथा ढा वर्ण किस तरह का है? उच्छित व्यंजन है, या अंतस्थ व्यंजन है, या संयुक्त व्यंजन है, या ऊष्म व्यंजन है? ड और ढा किस तरह का वर्ण है बच्चों? ड और ढा तो बच्चों उच्छित व्यंजन है, उच्छित वर्ण है। डा और ढा उच्छित में आता है, उच्छित वर्ण में आता बच्चों। और अंतस्थ में क्या आता है? अंतस्थ में बच्चों आता है या, रा, ला और वा। बच्चों ये अंतस्थ में आता। वाह है बच्चों, ये वाह है।
वाह, ये अंतस्थ में आता है। वहीं संयुक्त में कौन वर्ण आता है बच्चों? तो संयुक्त वर्ण होता है छ, छ, त्र, या, क्योंकि संयुक्त व्यंजन से व्यंजन बच्चों इसमें मिलकर तब ये पूरा वर्ण बनता है। दो व्यंजनों के मेल से बनता है, ज्ञा और स्रा होता है बच्चों, ये संयुक्त व्यंजन में आता है। और ऊष्म व्यंजन कौन होता है? ऊष्म व्यंजन तो बड़ा सा, बड़ा सा, खष्टी सा, मूर्धन्य जिसको कहते हैं, और छोटा सा, और हा। बच्चों ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। और उच्छिप्त व्यंजन डा और ढा वर्ण है। विकल्प ए इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई कौन है इसमें से? भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई कौन है बच्चों? स्वर होता है, व्यंजन होता है, या ध्वनि होती है, या वर्ण होता है बच्चों? तो भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई बच्चों ध्वनि होती है। ध्वनि, ध्वनि होती है, ना कि वर्ण, ध्वनि होती है, इस बात को याद रखिएगा। ध्वनि होती है बच्चों, ध्वनि होती है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा प्रारंभ होती है किससे? भाषा किससे प्रारंभ होती है? शब्द से, या ध्वनि से, या वर्ण से, या इनमें से किसी से नहीं? भाषा किससे प्रारंभ होती है? सभी लोग आंसर दें, मैं आपका वेट कर रही हूं। आप लोग इसका आंसर दीजिए, तब मैं अपना आंसर दूंगी। देखिए कौन क्या आंसर देता है। तो बच्चों भाषा प्रारंभ होती है किससे? ध्वनि से होती है, ध्वनि से। भाषा प्रारंभ होती बच्चों ध्वनि से। जब हमारी आवाज निकलेगी तभी तो भाषा का प्रारंभ माना जाएगा। जब हम बोलेंगे कुछ तो ध्वनि से ही भाषा का प्रारंभ होता है, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन है। किस तरह का साधन बच्चों? बोलकर और सुनकर। भाषा अभिव्यक्ति कर, अभिव्यक्ति की बात हो, किसका साधन है अभिव्यक्त करने का? भाषा। बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, या अ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा अभिव्यक्त करने का साधन कौन है बच्चों? इसमें बच्चों बोलकर और सुनकर भी होगा, लिखकर और पढ़कर भी होगा। भाषा अभिव्यक्त करने की हम अपनी बातों को व्यक्त किससे करते हैं? बोलकर भी करते हैं और लिखकर भी करते हैं। सामने वाला सुनता है, पढ़ता भी है, लिख के देंगे तो पढ़ेगा, बोलेंगे तो सुनेगा सामने वाला। बच्चों भाषा अभिव्यक्ति का साधन है बोलकर भी, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, यानी अ और बा दोनों होगा। इसलिए विकल्प सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ओके, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वर्ण ब का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। ब का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, बा, ध्यान दीजिएगा। ब का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, तो दंत है उच्चारण स्थान, या तालव्य है इसका ब का उच्चारण स्थान, या ओष्ठ है ब का उच्चारण स्थान, या कंठ है बच्चों? सभी विद्यार्थी आंसर दे, ब का उच्चारण स्थान इनमें से कौन है? ब का उच्चारण स्थान बच्चों, ब का उच्चारण इस विकल्प के हिसाब से अगर हम देखें तो ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। ब का उच्चारण स्थान करने पे, उच्चारित करने पर ब को, तो हमारे दोनों ओठ आपस में सट रहे हैं, तो ये क्या होगा? ओष्ठ है इसका उच्चारण स्थान। ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ओष्ठ, ओष्ठ होगा बच्चों। तो विकल्प सी इज द राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या है कि निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? नहीं है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तो जाहिर सी बात है तीन होंगे, एक कौन नहीं है वो बताना है आपको। तो तीन तो अंतस्थ होंगे व्यंजन, लेकिन एक उसमें से कौन नहीं है आपको वह बताना है। बच्चों अंतस्थ व्यंजन कौन है? या है, रा है, ला है, या मा है? बच्चों अंतस्थ व्यंजन वर्ण इनमें से कौन एक नहीं है? बच्चों या, रा, ला तीनों है अंतस्थ व्यंजन, तीनों है अंतस्थ व्यंजन है, तीनों अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। लेकिन मां बच्चों अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है, इसलिए विकल्प डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर।
क्योंकि बच्चों अंतस्थ व्यंजन नहीं है, यह स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है मां। और भी इसके कैटेगरी हैं, स्पर्श मैंने लिख दिया, इसलिए विकल्प डी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है? किस वर्ग को? का वर्ग को, टा वर्ग को, चा वर्ग को या पा वर्ग को? पा का चा टा पा समझ रहे हैं ना, का खा ग घा अंगा टाठा डाढ़ा यहाँ। तो हर लाइन का पहला अक्षर लेके बच्चों उसी को पांचों अक्षरों को वर्ग में रख दिया गया। का वर्ग यानी का खा ग घा अंगा, टा वर्ग यानी टाठा डाढ़ा, चा वर्ग यानी चाछा जा यहाँ, टा वर्ग पा वर्ग यानी पाफा बाभामा। बच्चों ये वर्ग दिया जा रहा है। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? बच्चों चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, यानी चा छ जा झो जो है स्पर्श संघर्षी में आता है, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी, इसलिए विकल्प सी इज द राइट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मैंने पूरा टॉपिक अच्छे से समझा के बताया है, वहां से जाके थ्योरी आप पढ़ के तब आप कमेंट बॉक्स में आप आके तब आंसर दे पाएंगे। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु, रेणु, रेणु या रेणु? कौन सा वर्ड बच्चों शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई? किस वर्ड में शुद्ध मात्रा का प्रयोग हुआ है? बच्चों रेणु, रेणु जो है शुद्ध मात्रा का प्रयुक्त शब्द है। इसमें छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा, शब्द अड़ा होगा, ना कि ना होगा, अड़ा होगा, अड़ा होगा बच्चों, तब जाके रेणु शब्द मात्रा सहित शुद्ध होगा। तो बच्चों विकल्प सी इज द राइट आंसर। और तीनों नहीं सही है, रेणु शब्द यानी सी वाला बिल्कुल सही है, इसमें शुद्ध मात्रा का प्रयोग भी हुआ है और शुद्ध शब्द भी है, तो सी इज द राइट आंसर। अब आइए आज का आखिरी सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। बच्चों इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य इसमें से कौन है? ए ऐ, च ज, या व, त थ। बच्चों कौन सा युग्म इसमें कंठ तालव्य है? बच्चों ए ऐ क्या है? कंठ तालव्य है, ये स्वर है और बाकी तीनों व्यंजन है, ये स्वर जो है ये कंठ तालव्य है, कंठ तालव्य बच्चों, कंठ तालव्य इज द राइट आंसर। कंठ तालव्य ए है दोनों, ए और ऐ, इसमें से ए और ऐ ये स्वर जो है कंठ तालव्य है। इसका सही आंसर अ होगा, ए होगा, ए इज द राइट आंसर बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब आपकी क्लास रेगुलर इसी तरह प्रैक्टिस के रूप में चलेगी रात 8 बजे। आप लोग तैयार रहिए। अब मैं शुरू की हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी और भी किसका बहुविकल्पीय प्रश्नों को जब एक खत्म कर ले जाऊंगी, इतना करा दूंगी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी के लिए आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, एक एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद लघुत्तरी, अति लघुत्तरी मैं फिर क्रम से सारे कराऊंगी, ठीक। और थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया बच्चों, उसको पहले देख के तब आया करिए पर डे प्रैक्टिस करने, वहां से थ्योरी देख कर। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम कल मिलेंगे अपने राइट टाइम यानी 8 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।